गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले क्लास में अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर ली, जिसमें उससे पहले वाले वीडियो में आपको उसका समाकलित वेग समीकरण बताया, अंतराल सूत्र बताया। उसके बाद में आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में गैसीय अभिक्रियाओं के लिए किस तरह से आप वेग स्थिरांक ज्ञात करते हो वो बताया। उसके बाद में पिछले वीडियो में क्या बताया आपको, अर्धायुकाल, उसके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया। इस तरह से पिछले वीडियो में अपन ने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो आपके मैंने जब अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था, तो वहां पे अभिक्रिया की अभिकारकों की सांद्रता को डिस्कस कर दिया था। लेकिन अभिक्रिया ताप के प्रभाव को, उत्प्रेरक के प्रभाव को मैंने छोड़ दिया था, बोला था कि आगे वाले वीडियो में मैं उसको समझाऊंगा। तो आज अपन इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव और एक आपके बचा हुआ है टक्कर सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव का। अभिक्रिया वेग ताप पर क्या करता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में क्या होती है, लगभग 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। क्यों होती है, सिंपली सी बात, अभिकारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ क्यों जाता है। आप अगर यदि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हो तो किसी अभिक्रिया का वेग, कि कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे उष्मा शोषी हो चाहे उष्मा क्षेपी हो, दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है। आखिरकार ये बढ़ता क्यों है, इसके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट आए थे, उसके बाद में अपन इसमें चर्चा करेंगे आरएनएस समीकरण की, जो एक यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। तो किसी भी अभिक्रिया सामान्यतः ताप बढ़ाने पर लगभग सभी अभिक्रियाओं में कौन कौन सी भाई, चाहे उष्मा शोषी हो तथा उष्मा क्षेपी, सभी अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। तापमान बढ़ाओगे तो आप किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो, सभी अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है, बढ़ता है। अब बात करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में कितना वृद्धि हो जाती है, 2 से 3 गुना। सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। जब आप किसी अभिक्रिया का तापमान 2 से 3 गुना बढ़ाते हो तो अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि हो जाती है, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो अभिक्रिया के वेग में कितनी वृद्धि हो जाती है, 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। यदि T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक kT हो तथा T + 10 डिग्री सेल्सियस, अर्थात आपने कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया, T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक kT + 10 हो तो दोनों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है भाई, ताप गुणांक को किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, ताप गुणांक कहलाता है। तो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपका ताप गुणांक कहलाता है। तो ताप गुणांक क्या हो जाएगा भाई, ताप गुणांक म्यू बराबर क्या हो जाएगा, kT + 10 अपॉन kT। ये लगभग कितना आ जाएगा, 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो
किसी अभिक्रिया का ताप आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो अभिक्रिया के वेग में लगभग 2 से 3 गुना वृद्धि होती है। तो सामान्यतः ताप बढ़ाने पर सभी प्रकार की अभिक्रियाएं लगभग या तो ऊष्माशोषी हो या सुक्षेपी हो, दोनों ही अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। यदि T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक क्या हो, Kt हो, और T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक क्या हो भाई आपका Kt प्लस 10 हो, तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। तो ताप गुणांक म्यू बराबर क्या हो जाएगा, Kt प्लस 10 अपॉन Kt। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 3 गुना। तो किसी अभिक्रिया का ताप गुणांक। अब बात करते हैं कि तापमान बढ़ाने पर कौन कौन से फैक्टर बढ़ते हैं जिनसे अभिक्रिया वेग बढ़ता है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं ताप का मान बढ़ाने पर कौन कौन से कार्य क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जब किसी अभिक्रिया का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं या कौन कौन से कारक बढ़ते हैं जिसके कारण क्या होता है, अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो देखो, टेम्परेचर के प्रभाव को आर्हेनियस समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। तो किसी अभिक्रिया के वेग में ताप की वृद्धि के द्वारा वेग में वृद्धि को आर्हेनियस समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। तो उस वक्त वान डॉक नामक वैज्ञानिक क्या कर रहा था, टेम्परेचर के ऊपर कार्य कर रहा था, तो उसने क्या दी थी, ये समीकरण दी थी। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को आर्हेनियस समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है, जिसे वान होप नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था भाई, ये समीकरण प्रस्तावित किया था। वान होप नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया। वान होप नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रस्तावित। तो आर्हेनियस समीकरण क्या होता है ये पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन आगे देखेंगे। तब यहाँ पे छोटा सा आपको बता रहा हूँ। तो आर्हेनियस समीकरण क्या होता है भाई, k बराबर a एक्सपोनेंशियल की पावर e a अपॉन RT। k बराबर क्या है, e बराबर, तो आर्हेनियस समीकरण क्या है भाई, आर्हेनियस समीकरण क्या है भाई आपकी, k बराबर a e की पावर माइनस e अपॉन RT। यहाँ पे t क्या है, वेग स्थिरांक, e a क्या है, सक्रियण ऊर्जा, T क्या है आपका, तापमान, और A क्या है भाई आपका आर्हेनियस गुणांक, या इसको बोलते हैं आवर्ती गुणांक। A क्या है, आर्हेनियस गुणांक, और इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती गुणांक। क्या बोलते हैं भाई,
तो एक क्या है यहाँ पे आरएमएस स्थिरांक या आवर्ती गुणांक, या इसको क्या बोलते हैं, और पूर्ण चरघातांकी गुणांक, और क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण चरघातांकी गुणांक कहते हैं। एक को क्या क्या बोलते हैं भाई, आरएमएस गुणांक, आवर्ती गुणांक और पूर्ण चरघातांकी गुणांक। तो देखो जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो आवर्ती गुणांक है उसका मान बढ़ जाता है, अर्थात अभिक्रिया की संगठ्य आवर्ती का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। संगठ्य आवर्ती का मान बढ़ जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन जब आप संगठ्य आवर्ती का मान बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग 3% बढ़ता है, लेकिन 2 से 3 गुना होने का मतलब है अभिक्रिया का वेग 200 से 300% होता है। लेकिन जब केवल संगठ्य आवर्ती का मान बढ़ता है तो केवल अभिक्रिया का वेग कितना परसेंट बढ़ा, 3। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की संगठ्य आवर्ती में वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कोई दूसरा फैक्टर भी कार्य कर रहा है जो संगठ्य आवर्ती से क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। तो पहला फैक्टर कौन सा बढ़ेगा भाई, आपका संगठ्य आवर्ती में वृद्धि, अर्थात आरएमएस गुणांक या आवर्ती गुणांक है। तो पहला फैक्टर संगठ्य आवर्ती में वृद्धि। तो पहला फैक्टर क्या बढ़ गया भाई, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अभिकारकों की संगठ्य आवर्ती में वृद्धि हो जाती है। देखो संगठ्य आवर्ती क्या होगी, प्रति सेकंड अभिकारकों के मध्य होने वाली टक्कर, अपन टक्कर सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हो तो अभिकारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिकारकों की संगठ्य आवर्ती का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और संगठ्य आवर्ती का मान बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन संगठ्य आवर्ती बढ़ने से अभिक्रिया का वेग 3% बढ़ जाता है, लेकिन तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग 200 से 300% बढ़ता है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि केवल संगठ्य आवर्ती के मान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जिससे आप क्या हो जाएगा भाई, तापमान बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाते हैं। इस तरह से, इस प्रकार तापमान बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की संगठ्य आवर्ती में वृद्धि हो जाती है। तो तापमान बढ़ाने पर टक्करों की संख्या बढ़ने पर उनकी संगठ्य आवर्ती में वृद्धि हो जाती है, परंतु यह वृद्धि 3% होती है, लेकिन अभिक्रिया वेग में 200 से 300% वृद्धि होती है। लेकिन संगठ्य आवर्ती में वृद्धि तो कितनी होती है भाई, 3%, और अभिक्रिया वेग में वृद्धि कितनी होती है, 200 से 300% होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल अभिक्रिया वेग संगठ्य आवर्ती का मान बढ़ने पर बढ़ता है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर भी होंगे जो
क्या करेंगे, इसके अलावा दूसरा फैक्टर भी होगा जिसके बढ़ने पर अभिक्रिया वेग के मान में ज्यादा वृद्धि होती है बजाय संगठन आवर्ती के मान में। तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार तापमान बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की संगठन आवर्ती में वृद्धि हो जाती है, परंतु यह वृद्धि 3% होती है और अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कितनी हो जाती है, 200 से 300% होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल संगठन आवर्ती बढ़ने पर ही, अतः केवल संगठन आवर्ती का मान बढ़ने पर ही अभिक्रिया वेग नहीं बढ़ता है। दूसरा कारक भी प्रभाव डालता है, दूसरा कारक भी प्रभाव डालता है। तो आप केवल संगठन आवर्ती का मान बढ़ने पर ये नहीं कह सकते कि अभिक्रिया वेग के मान में वृद्धि होती है, दूसरा कारक भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। दोबारा से सुन लो, अभिक्रिया के वेग को निम्न कारक अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग निम्न कारकों द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। तो कौन कौन से कारक हैं, तो अभिक्रिया के वेग पर ताप को प्रभाव को किससे समझाया जा सकता है, आर्यनीय समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है, जिसे वानटोप नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रस्तावित किया था। आर्यनीय समीकरण क्या है, K बराबर A इंटू एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के क्या है यहाँ पे, वेग स्थिरांक, ई ए क्या है यहाँ पे, सक्रिय ऊर्जा, टी क्या है यहाँ पे, तापमान, और ए क्या है यहाँ पे, आर्यनीय गुणांक कहते हैं, या इसको आवर्ती गुणांक भी कहते हैं, या इसको पूर्व चरघातांकी गुणांक भी कहते हैं। तो पहला कौन सा कारक है जिसके कारण अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है, पहला है संगठन आवर्ती में वृद्धि। तो तापमान बढ़ने पर अभिकारक अणुओं की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार तापमान बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की संगठन आवर्ती में वृद्धि हो जाती है, परंतु यह वृद्धि कितनी होती है, 3% होती है, और अभिक्रिया वेग में, लेकिन अभिक्रिया वेग में 200 से 300% वृद्धि होती है। अतः केवल संगठन आवर्ती का मान बढ़ने पर ही अभिक्रिया वेग नहीं बढ़ता, दूसरा कारक भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो वो दूसरा कारक कौन सा है, वो अपन अभी पढ़ेंगे, इसको नोट करो एक बार। दूसरा कारक जिसके ऊपर अभिक्रिया वेग सबसे ज्यादा निर्भर करता है वो है प्रभावी संगठनों या टक्करों की संख्या में वृद्धि। दूसरा कारक कौन सा है आपका, प्रभावी संगठनों या टक्करों की संख्या में वृद्धि। अब देखो, अपन ने टक्कर सिद्धांत नहीं पढ़ा है, वो लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में आपकी बुक में। तो देखो, टक्कर सिद्धांत में क्या होती है कि टक्कर दो अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर सही दिशा में और सही अभिविन्यास में क्या होनी चाहिए, टक्कर, ताकि उत्पाद क्या हो सके, अधिक से अधिक आपको प्राप्त हो सके। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार वे ही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे जिनमें प्रभावी टक्कर होगी। प्रभावी टक्कर अर्थात उनकी टक्कर से दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा निकलती है, तो इस टक्कर को क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर। अब बात करते हैं दहलीज ऊर्जा की। मैं जब टक्कर सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, दहलीज ऊर्जा क्या होती है, ये सब चीजें वहां पे डेफिनेशन वहां पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक बात सुनो, दहलीज ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए क्या चाहिए, आवश्यक होती है। तो यदि प्रभावी टक्कर कौन सी होती है, टक्कर के दौरान
यदि दहलीज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है उससे अधिक होती है तो वो टक्कर क्या कहलाती है? प्रभावी टक्कर। यदि मुक्त होने वाली ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम है तो टक्कर क्या कहलाएगी? अप्रभावी टक्कर। अर्थात अप्रभावी टक्कर से आपको अभिक्रिया का वेग क्या नहीं होगा? उत्पाद परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए तापमान बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होने से अभिक्रिया का वेग सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो मेलनिंग फैक्टर कौन सा है आपका? प्रभावी संगठनों की टक्कर में। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके आरएमएस ने समझाया था वो अपन समझेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो क्या? संगठन सिद्धांत के आधार पर, संगठन सिद्धांत के अनुसार केवल वे ही अभिकारक अनुसार केवल वे ही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होती हो। जिनके मध्य प्रभावी टक्कर हो। केवल वो ही अभिकारक या क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे जिनके मध्य क्या हो? प्रभावी टक्कर हो। प्रभावी टक्कर क्या होती है भाई? प्रभावी टक्कर वे होती है जिनसे मुक्त होने वाली ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो। तो प्रभावी टक्कर कौन सी कहलाती है भाई? जिन टक्कर से क्या जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किसके बराबर हो? या तो दहलीज ऊर्जा के बराबर और या उससे अधिक हो। यदि टक्करों से ऊर्जा मुक्त ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम होती है तो अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं और ये अप्रभावी टक्कर कहलाती है। यदि टक्कर के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम होती है तो अभिकारक अणु किसमें परिवर्तित नहीं हो पाते? उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते। और ये टक्कर कैसी कहलाती है भाई? अप्रभावी टक्कर कहलाती है। तो आप कह सकते हो कि ताप में वृद्धि होने पर प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। क्या होती है भाई? अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। तो आप कह सकते हो कि ताप में वृद्धि होने पर प्रभावी टक्करों की संख्या में क्या होती है भाई? वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। तो देखो प्रभावी संगठनों की संख्या में वृद्धि से मतलब क्या है कि संगठन आपको टक्कर सिद्धांत नहीं पढ़ाया, लास्ट टॉपिक है जब पढ़ेंगे।
तो संघट्य टक्कर सिद्धांत के अनुसार या संघट्य सिद्धांत के अनुसार केवल वे ही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जिनके मध्य क्या हो, प्रभावी टक्कर हो। प्रभावी टक्कर वे होती हैं जिनसे मुक्त होने वाली ऊर्जा दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो। यदि टक्करों से मुक्त ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम होती है, टक्करों से मुक्त ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम होती है, तो अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते और ये क्या कहलाती है, आपकी अप्रभावी टक्कर कहलाते हैं। तो ताप में वृद्धि होने पर मेनली क्या बढ़ती है भाई, प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। तो देखो प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि को आर्यनिस ने एक एग्जाम्पल लेकर समझाया था। मैं आपको वो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं। मैक्सवेल ने प्रभावी टक्कर सिद्धांत के बारे में अपना एक सांख्यिकी आरेख दिया था, जो क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। तो ताप में वृद्धि को अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो देखो ये अभिक्रिया कब होगी, जब ये अभिकारक अणु हाइड्रोजन और आयोडीन के मध्य क्या हो, प्रभावी टक्कर। और जब टक्कर होती है तो एक मध्यवर्ती स्पीसीज बनती है जो क्या होती है, कम ऊर्जा की होती है, मध्यवर्ती स्पीसीज बनती है और वो मध्यवर्ती किसमें टूटती है, आपके उत्पाद में टूटती है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, इनके स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांकों के मध्य क्या खींचा, एक ग्राफ खींचा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रियाकारक, और ये क्या बन रहा है, उत्पाद, और यहाँ पे सी पे क्या बन रहा है आपका, सक्रिय संकुल, या ये क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मध्यवर्ती बोलते हैं। सक्रिय संकुल ए के बीच की ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। तो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इतनी न्यूनतम ऊर्जा तो क्या चाहिए, तभी देखो अभिकारक अणु कहाँ पूछ पाएंगे, मध्यवर्ती पे, और मध्यवर्ती किस में परिवर्तित हो पाएगा, आपके उत्पाद में परिवर्तित हो पाएगा। तो इस सिद्धांत के आधार पर क्या होता है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में क्रिया करते हैं तो एक मध्यवर्ती स्पीसीज का निर्माण होता है। जब ये मध्यवर्ती क्या होता है, उत्पाद, ये क्या होता है, बहुत कम समय के लिए बनता है, ये अस्थायी स्पीसीज होती है, और ये जब तक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। तो देखो अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, E के बराबर था, सक्रिय ऊर्जा के बराबर। यदि अभिकारक अणुओं की टक्कर के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इस ऊर्जा के बराबर है, अभिकारक अणु का टूट जाएंगे, उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन यदि उत्पन्न होने वाली ऊर्जा E से कम है या दहलीज ऊर्जा से कम है तो अभिकारक अणु किसमें नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे, उत्पाद में। अर्थात मध्यवर्ती तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन मध्यवर्ती स्पीसीज किसमें नहीं टूट पाएगी, क्रिया उत्पादों में टूट नहीं पाएगी। तो अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए E के बराबर एनर्जी तो उनके पास होनी चाहिए। तो ये मध्यवर्ती स्पीसीज जब तक नहीं बनेगी, सक्रिय संकुल नहीं बनेगा, तब तक ये क्या नहीं हो पाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। मैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। सोसी छेपी के लिए क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा H क्या है, इनकी एंथैल्पी परिवर्तन। भाई अभिकारक और ये क्या उत्पाद, इनके बीच के ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहते हैं, डेल्टा H से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अपन, किस तरह से उष्मा शोषी के लिए ग्राफ आएगा, किस तरह से उष्मा छेपी के लिए आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। तो ये अभिक्रिया कब कंप्लीट होगी, जब एक मध्यवर्ती स्पीसीज बनेगी, और मध्यवर्ती स्पीसीज जब उत्पाद में परिवर्तित होती है तो एक ऊर्जा मुक्त होती है जो किसके बराबर होती है, सक्रिय ऊर्जा के बराबर। यदि मुक्त होने वाली ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर है तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये क्या है यहाँ पे, सक्रिय ऊर्जा, और डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा H क्या है भाई आपका यहाँ पे, एंथैल्पी परिवर्तन।
तो क्रियाकारक उत्पाद में कब कन्वर्ट होंगे, जब उनके पास में सक्रियण ऊर्जा की जितनी ऊर्जा होगी वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे भाई, सक्रिय संकुल में, जिसको C द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और ये सक्रिय संकुल क्या होता है, अधिक ऊर्जा की अस्थायी अवस्था होती है, जो क्या हो जाता है, इजीली उत्पाद के अंदर डूब जाता है। यदि मुक्त होने वाली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से कम है तो ये उत्पाद के अंदर परिवर्तित नहीं होगा, वापस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रियाकारक में। तो मैं ये आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये थोड़ा सा उसमें उन्होंने क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था। तो देखो अब ये तो बात होगी, लेकिन मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर 2 से 3 गुना क्यों बढ़ता है। तो उन्होंने सांख्यिकी के आधार पर इसकी व्याख्या की, मैट्रिक्स के आधार पर व्याख्या की। वो क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो अपन पढ़ते हैं। ये क्या हुआ, ताप के प्रभाव से क्या क्या बढ़ती है भाई, पहली संगठ्य आवर्ती, दूसरी आपके सक्रिय संगठनों की संख्या में वृद्धि, अर्थात प्रभावी टक्करों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखो अब पढ़ते हैं अपन ताप परिवर्तन से अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने अपने ऊर्जा आरेख के द्वारा समझाया था। तो देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या किया, अणुओं के अंश, सक्रिय अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचा। तो उनको क्या प्राप्त हुआ, ये ग्राफ प्राप्त हुआ। ये क्या है, यहाँ पे ग्राफ का पीक टॉप क्या है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अर्थात जहाँ पे क्या होती है, गतिज ऊर्जा अधिक। और यहाँ पे ग्राफ के राइट साइड में इधर क्या है, प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं का अंश है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर गतिज ऊर्जा का मान अधिक और इधर क्या हो जाएगा कम, अर्थात ये क्या है, अति संभाव्य वाला अनुकूलतम गतिज ऊर्जा टक्कर के लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ग्राफ में क्या हो जाएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या किया था, सांख्यिकी के आधार पर इसकी वेग में वृद्धि को समझाने का क्या किया था, प्रयास किया था। उन्होंने क्या बताया कि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या नहीं होती, निश्चित नहीं होती। उसका मान क्या होता है, जब टक्कर करते हैं तो ऊर्जा निकलती है, तो वो ऊर्जा का मान शून्य से लेकर अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, मान निश्चित नहीं होता। शून्य से लेकर अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब अभिकारक अणुओं में टक्कर होती है तो उनके मध्य क्या होता है, ऊर्जाओं का क्या होता है, वितरण होता है। ऊर्जाओं का क्या होता है, वितरण होता है। इसके लिए अभिक्रिया वेग में वृद्धि को समझाने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, सक्रिय ऊर्जाओं का अंश अर्थात Ne/Nt क्या हो गया, Nt क्या है यहाँ पे, E ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या और Nt क्या है यहाँ पे, कुल अणुओं की संख्या। तो उन्होंने अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य एक ग्राफ खींचा और उस ग्राफ को क्या बोला गया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख कहा गया। तो अपन इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए वो सब चीजें देखेंगे। तो उन्होंने ग्राफ खींचा, तो ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त हुआ, इस प्रकार का प्राप्त हुआ। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या कहा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार अणुओं के ऊर्जा वितरण को, अणुओं के ऊर्जा वितरण को सांख्यिकी के आधार पर समझाया जा सकता है। सांख्यिकी के आधार पर समझाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या बताया कि सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा क्या नहीं होती भाई, समान नहीं होती।
तो मैक्सवेल वोल्टेज मान के अनुसार अणुओं के ऊर्जा वितरण को किसके आधार पर समझा सकते हो आप? सांख्यिकी के आधार पर समझा सकते हो। इनके अनुसार सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है। यह शून्य से अनंत के बीच में होती है। सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा क्या नहीं होती? समान नहीं होती। ये कहां से कहां तक होती है? शून्य से अनंत के बीच में। जब अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होती है तो ये अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ये क्या करते हैं भाई? जब अभिकारक अणु आपस में टक्कर करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे में अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। यदि गतिज ऊर्जा और सक्रिय अणुओं के अंश के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वो क्या कहलाता है भाई? मैक्सवेल वोल्टेज मान ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह मैक्सवेल वोल्टेज मान ऊर्जा आरेख कहलाता है। मैक्सवेल वोल्टेज मान ऊर्जा आरेख कहलाता है, जो आपको मैंने प्रश्न में बता दिया है। तो मैक्सवेल और वोल्टेज मान ने क्या किया? उनकी गतिज ऊर्जा अणुओं के और उनके सक्रिय ऊर्जाधारी अणुओं के अंश के मध्य क्या खींचा? एक ग्राफ खींचा और उसके आधार पर अभिक्रिया वेग को समझाया। अब उस ग्राफ के निष्कर्ष क्या क्या है वो अपन करते हैं। ग्राफ से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ से क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या किया? अणुओं के उन्होंने बताया कि सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती और यह शून्य से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकती है। जब अभिकारक अणु आपस में टक्कर करते हैं तो अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं? पुनर्वितरण करते हैं। और यदि गतिज ऊर्जा और सक्रिय अणुओं के अंश के मध्य क्या खींचा जाए? ग्राफ खींचा जाए तो ये क्या कहलाता है? मैक्सवेल वोल्टेज मान ऊर्जा आरेख, जो आपको मैंने इससे पहले बना दिया है। वो क्या है? मैक्सवेल वोल्टेज मान ऊर्जा आरेख। अब इस ग्राफ से क्या क्या निष्कर्ष बताए ये अपन निष्कर्ष करते हैं। मैं आपको देखो ग्राफ के निष्कर्ष बता रहा हूँ। मैं एक बार दोबारा से ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ये ग्राफ को ड्रॉ कर दिया तो आपका ग्राफ प्राप्त होता है। देखो इधर क्या है? कम गतिज ऊर्जा, नीचे क्या है? गतिज ऊर्जा है, ऊपर क्या है? अणु। तो इधर वाले लेफ्ट साइड में क्या है? कम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या और राइट साइड में क्या है? अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या। तो आप ग्राफ से देख रहे हो कि कम ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का मान क्या है? कम है, जबकि मध्यम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या का मान क्या है? ज्यादा है। जो किसके द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं? ग्राफ के उच्चिष्ठ के द्वारा प्रदर्शित, अर्थात ग्राफ के शीर्ष के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस ऊर्जा को अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। जैसे ही आप तापमान का मान
बढ़ाते हो तो अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ये ग्राफ किधर फैलता है भाई, दाहिनी साइड में क्या होता है, फैलता है। क्यों फैलता है, दाहिनी साइड में क्या है, अधिकतम ऊर्जाधारी अणुओं का क्या होता है, अंश होता है, तो ये ग्राफ क्या हो जाता है, दाहिनी साइड में फैल जाता है। तो इस प्रकार से ग्राफ दाहिनी साइड में फैल जाता है तो जी किधर जाता है, अधिकतम ऊर्जा वाले अणुओं की तरफ जाता है, और इससे क्या हो जाता है, अभिक्रिया वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ई वो न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। यदि किसी अभिकारक अणु के पास में ई से कम ऊर्जा है या दहलीज ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। तो देखो इस ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिकारक अणु उतना ही क्या हो जाएगा भाई, ये ऊर्जा का मान जितना कम होगा उतनी कम ऊर्जा की जरूरत होगी उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। तो आप कह सकते हो कि दहलीज ऊर्जा या ई का मान कम होने पर प्रभावी टक्करों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जबकि इसका मान अधिक होने पर प्रभावी टक्करों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और अभिक्रिया वेग का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दहलीज ऊर्जा का मान कम होगा तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका मान ज्यादा होगा तो अभिक्रिया वेग कम होगा। तो आपको क्या तापमान बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाता है, दाईं साइड की तरफ क्या हो जाता है, ग्राफ का फैलाव हो जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, अभिक्रिया वेग में अधिकतम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जिससे अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपन अभी बात करते हैं ग्राफ के निष्कर्षों की। यह ग्राफ से स्पष्ट है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा व कम गतिज ऊर्जा धारित अणुओं का अंश अपेक्षाकृत कम है। ग्राफ में आप देख रहे हो अधिकतम गतिज ऊर्जा और कम ऊर्जा गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का अंश क्या है, कम है। अधिकांश अणुओं का अंश मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा युक्त है, मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा युक्त है, जिसे क्या कहते हैं, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं, जो आरेख में उच्चिष्ट द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इसे अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखो ग्राफ में आप देख रहे हो कम ऊर्जा वाले अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश क्या है, कम है, केवल मध्यवर्ती ऊर्जा वाले अणुओं का अंश क्या है, अधिक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हो भाई, आप उच्चिष्ट से प्रदर्शित करते हो, और इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब तापमान बढ़ाया जाता है तो ग्राफ का शीर्ष दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है। जब आप तापमान का मान बढ़ाओगे तो ग्राफ का शीर्ष किधर जाएगा भाई, दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है, और वक्र का फैलाव दाहिनी ओर
वक्र का फैलाव किधर होता है भाई, दाहिनी ओर होता है, क्योंकि अधिकतम ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जब आप ताप का मान बढ़ाते हो तो ग्राफ किधर चला जाता है भाई, दाहिनी दिशा में विस्थापित हो जाता है और वक्र का फैलाव क्या हो जाता है, दाहिनी तरफ। क्योंकि दाहिनी तरफ क्या हो जाता है, अधिकतम ऊर्जा धारित अणुओं की संख्या या उसका अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से इस प्रकार अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो देखो ग्राफ पे अपन ने क्या अंकित की थी, ई ऊर्जा को, ग्राफ में अंकित ई ऊर्जा क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, या आप कह सकते हो प्रभावी चक्रों के लिए आवश्यक होती है। तो ग्राफ में इंगित की दहलीज ऊर्जा होती है जो प्रभावी चक्रों के लिए आवश्यक होती है। यदि ई का मान कम होगा तो प्रभावी चक्रों की संख्या में वृद्धि होगी तथा अभिक्रिया वेग अधिक होगा, जबकि ई का मान अधिक होने पर अभिक्रिया वेग कम होगा। देखो ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकला, ग्राफ में आप देख रहे हो कि अधिकतम ऊर्जा और कम ऊर्जा वाले अणुओं का अंश क्या है, अपेक्षाकृत कम है। अधिकांश अणुओं का अंश क्या है, मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा युक्त है, जो आरेख में उच्च के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसे क्या कहते हैं भाई, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। जब आप तापमान का मान बढ़ाते हो तो ग्राफ का शीर्ष दाहिनी ओर विस्थापित होता है और वक्र का फैलाव किधर होता है, दाहिनी ओर होता है, क्योंकि दाहिनी ओर क्या है, अधिकतम ऊर्जा युक्त अणुओं की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ग्राफ में इंगित ई ऊर्जा क्या होती है, दहलीज ऊर्जा होती है, जो प्रभावी टक्करों के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। यदि ई का मान कम होगा तो प्रभावी टक्करों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी और अभिक्रिया वेग भी अधिक होगा। लेकिन यदि ई का मान अधिक होने पर अभिक्रिया वेग कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभिकारक अणुओं को अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। तो ये ग्राफ से क्या था, निष्कर्ष थे। अब उन्होंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना क्यों बढ़ जाता है, ये उन्होंने बताया था। तो वो अपन डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे अपन कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग के मान में वृद्धि कितनी होती है। तो आप देख रहे हो, ये आपसे बोर्ड में पूछा हुआ है, ये 2013 के अंदर पूछा हुआ था। इस तरह से ग्राफ देके आपसे क्या पूछा हुआ था कि किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है 2 से 3 गुना। देखो यहाँ पे देखो T1 तापमान क्या है, अभिक्रिया का प्रारंभिक तापमान, जो कितना है भाई, यहाँ से ग्राफ क्या आ रहा है, ABC।
ये देखो रेखांकित क्षेत्र है T1 का, ये हो गया, मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया। तो ये तो क्या है, जब आप तापमान क्या रखते हो, T1 रखते हो, तो ये क्या हो गया, इसका छायांकित भाग। तो और जब आपने तापमान क्या किया 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो देखो ग्राफ का हो रहा है दाहिने भाग की ओर विस्थापित हो रहा है, पहले पीक कहा जा रहा था अधिकतम ऊर्जा का, तो ये किधर जा रहा है, गतिज ऊर्जा। तो ग्राफ किधर जा रहा है, दाहिनी तरफ विस्थापित हो रहा है, अर्थात अधिकतम ऊर्जा धारित अणुओं का अंश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अधिकतम ऊर्जा धारित अणुओं का अंश बढ़ रहा है, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ रहा है। तो आपसे पूछ लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर मैक्सवेल वोल्टेज मान के अनुसार अभिक्रिया का वेग लगभग दुगना क्यों हो जाता है। तो देखो दुगना देखने के लिए आप देखो, जब आप तापमान T1 रखते हो तो छायांकित क्षेत्र कौन सा है, ए बी सी, ये वाला क्षेत्र है जिसको मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया। और जब तापमान आप T2 T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो छायांकित क्षेत्र क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई के बराबर हो जाएगा। तो ये देखो ये क्या लगभग डबल हो गया, दोनों पहले क्या था, ये वाला क्षेत्र था, अब कितना हो गया, डबल। तो छायांकित क्षेत्र का मान क्या बढ़ गया, लगभग दुगना बढ़ गया। तो अभिक्रिया का वेग भी कितना बढ़ जाता है, दुगना बढ़ जाता है। तो इससे क्या कह सकते हो आप, जब तापमान बढ़ाया जाता है तो वक्र का शीर्ष दाहिनी ओर विस्थापित हो जाता है तथा ग्राफ का फैलाव दाहिनी ओर हो जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर अधिकतम ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाईं तरफ बढ़ता है, दाईं तरफ क्यों बढ़ता है, क्योंकि दाईं तरफ होने से अधिकतम ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ रहा है। देखो ग्राफ में T1 तापमान पर छायांकित भाग ABC है तथा T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर छायांकित भाग ABCD है, जो T1 ताप के छायांकित भाग से T1 ताप के छायांकित भाग से लगभग 2 गुना है। अतः 10 डिग्री सेल्सियस इस कारण अतः 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 2 गुना बढ़ जाता है। ये आपसे बोर्ड में पूछा होता है इस तरह से ग्राफ लेकर के कि इसमें, तो देखो जब तापमान बढ़ाओगे तो ग्राफ किधर जाएगा, दाहिनी दिशा में जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दाहिनी दिशा में क्या होता है भाई, अधिकतम ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हो, जब तापमान T1 होता है तो छायांकित भाग क्या है, ABC, और जब तापमान क्या होता है T2 होता है, छायांकित भाग क्या है, ABCD। तो देखो T2 तापमान पर जो छायांकित भाग प्राप्त हो रहा है वो लगभग T1 का क्या हो रहा है, 2 गुना प्राप्त हो रहा है। अतः अपन कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है।
देखो अब बात करते हैं आरेखीय समीकरण की और सक्रियण ऊर्जा के मध्य संबंध। आरएनएस समीकरण और सक्रियण ऊर्जा। देखो आरएनएस नामक वैज्ञानिक ने समीकरण दी थी कि क्या k बराबर इंटू ई की पावर ए अपॉन आर टी, मैंने पहले बता दी। अब वो उसका लॉग निकाल के क्या संबंध दिया था, क्या प्लॉट होता है, ये सब पढ़ना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भाई इंपोर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट सीधा समीकरण भी लिखवा सकते हैं और इसके बारे में इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। तो आरेनियस ने ताप व सक्रियण ऊर्जा एवं वेग स्थिरांक के बीच में निम्न संबंध दिया। आरएस ने क्या दिया था भाई, अभिक्रिया के तापमान, सक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक के बीच में निम्न संबंध दिया। क्या दिया था, K बराबर a की पावर TA अपॉन RT। ये क्या दी थी, समीकरण 10। तो समीकरण 10 क्या कहलाती है भाई आपकी, समीकरण 1 आरेनियस समीकरण कहलाती है। यहाँ पे K क्या है भाई, वेग स्थिरांक, A क्या है आपका आरेनियस स्थिरांक, या आप कह सकते हो इसको आवर्ती स्थिरांक, या आप क्या कह सकते हो इसको पूर्व चरघातांकी गुणांक, आरएमएस गुणांक, आवर्ती गुणांक, या आप इसको कह सकते हो पूर्व चरघातांकी गुणांक। क्या कह सकते हो भाई इसको, पूर्व चरघातांकी गुणांक। आप क्या बच गया, E क्या है, सक्रियण ऊर्जा, R क्या है आपका गैस स्थिरांक, इतना भाई 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T क्या है आपका तापमान, और ये किसमें होगा भाई आपका केल्विन में होगा। तो सक्रियण ऊर्जा किसमें होती है भाई आपकी, वही जूल पर मोल में। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है वो क्या कहलाता है आपका, आरेनियस समीकरण कहलाता है। देखो इसमें आरेनियस ने देखो वेग स्थिरांक, सक्रियण ऊर्जा और तापमान के मध्य क्या दिया था, संबंध दिया था। तो अब क्या करोगे, इस समीकरण 1 का दोनों तरफ लॉग लेने पर, समीकरण 1 का दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ln k बराबर ln 1 बताया था आपको, गुणा में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। ln 1 माइनस EA अपॉन RT ln E, चूंकि ln E का मान कितना होता है, 1 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा समीकरण ln k बराबर ln A माइनस EA अपॉन RT। ये तो क्या है भाई ln में, लॉग में क्या हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 2.303 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.303 log a, 2.303 log a माइनस EA अपॉन RT। तो आप देखो इस समीकरण को यदि मैं 2.303 से डिवाइड कर दूं तो ये 2.303 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, log a बराबर log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो ये क्या होगी भाई आपके आरएनएस इक्वेशन को आप log के रूप में कैसे ले सकते हो, log के बराबर log a माइनस EA अपॉन 2.03 RT। ध्यान रखना यहाँ पे K अपॉन A क्या है, सक्रिय अणुओं का अंश। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे K अपॉन A क्या है, समीकरण में सक्रिय अणुओं का अंश है।
ये क्या है भाई, इसका ध्यान रखना। आप न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपकी बुक में दे रखा है, वहां पे पूछ रखा है सक्रिय तरंगों का। तो आर्रहेनियस ने ताप, सक्रियण ऊर्जा और वेग स्थिरांक के बीच में संबंध दिया था, K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये समीकरण क्या कहलाती है, आर्रहेनियस समीकरण। K क्या है, वेग स्थिरांक, A क्या है, आर्रहेनियस गुणांक या आवर्ती गुणांक, और या इसको कह सकते हो आप पूर्णचरघातांकी गुणांक। E क्या है, सक्रियण ऊर्जा, R क्या है भाई, गैस स्थिरांक, T क्या है, तापमान, K अपॉन A क्या है, सक्रिय तरंगों का अंश। देखो A क्या होता है, A और K की यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस समीकरण का आप दोनों तरफ log लोगे तो आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, log K बराबर log A माइनस E अपॉन RT। तो आप आर्रहेनियस समीकरण को कैसे लिख सकते हो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि log K बराबर log A माइनस E अपॉन RT। तो ये क्या हो गया, आर्रहेनियस समीकरण का दूसरा रूप हो गया। अब बात करते हैं अलग अलग तापमान हो तो आर्रहेनियस समीकरण को कैसे लिख सकते हो आप। नेक्स्ट कैसे लिखोगे, यदि दूसरा रूप, यदि दो अलग अलग तापमान हो तो आर्रहेनियस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, यदि T1 व T2 ताप पर वेग स्थिरांक K1 व K2 हो तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को कैसे लिख सकते हो भाई, T1 ताप पर log K1 बराबर log A क्या है भाई, आर्रहेनियस गुणांक दोनों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस EA1 अपॉन 2.303 RT1। गैस स्थिरांक में क्या रहेगा, समान रहेगा, इसको क्या दे दो, समीकरण 3। T2 ताप के लिए क्या हो जाएगा, log K2 बराबर log A माइनस EA2 अपॉन 2.303 RT2। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो K1 और T1 दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन सक्रियण ऊर्जा R और A का मान क्या रहेगा, दोनों के लिए समान रहेगा। तो समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 करने पर क्या हो जाएगा, log K2 माइनस log K1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्या है, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस log A, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस EA अपॉन 2.303 RT। देखो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा आराम से, प्लस माइनस, तो आपका क्या बचेगा, log K2 अपॉन K1 को कैसे लिख सकते हो आप, log K2 अपॉन K1, माइनस में तो आप डिवाइडेशन भाग में रख सकते हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये EA अपॉन 2.303 RT1। मैं इस समीकरण को कैसे लिख सकते हो भाई आप, log K2 अपॉन K1 बराबर, इसको आगे EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। यहाँ पे देख रहे हो आप EA अपॉन 2.303 R क्या है, सभी में कॉमन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, बाहर निकाल के log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। आगे और लिख सकते हो, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R। T1 T2 दोनों क्या आ जाएगा, लघुत्तम, तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो आप दो भिन्न तापमान पर और दो भिन्न
वेग स्थिरांकों पर आयनीय समीकरण को इस तरह से रख सकते हो। तो देखो आपको अलग अलग तापमान दे दिया जाए तो और अलग अलग क्या दे दिया जाए, वेग स्थिरांक दे दिया जाए तो क्या रख सकते हो आप, किस सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इनमें से चारों में से K1 K2 T1 T2 में से किसी एक का मान निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग तापमान पर क्या करना है, K1 तापमान पर T1 तापमान पर समीकरण बनानी है, T2 तापमान पर, और फिर समीकरण 4-3 कर दो तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा, log K2/K1 बराबर EA/2.3003 R इंटू T2 - T1/T1 T2। तो T1 T2 क्या हो जाएगा, दो ताप हो जाएंगे, T1 प्रारंभिक, T2 क्या हो जाएगा, अंतिम ताप हो जाएगा। फाइनल अपन पढ़ते हैं आरएनएस इक्वेशन का ग्राफीय निरूपण। मैं देखो दोनों ग्राफ साथ बता रहा हूँ आपको, ln के और log के और 1/टाइम के मध्य ग्राफ। तो मैंने क्या बताया था, पहले काइनेटिक्स में ग्राफ बताए थे, तो वो समीकरण लिखो जिसके अंदर ये आ रहे हो, उसकी तुलना किससे कर दो, आपके सरल रेखा समीकरण से। तो ln वाला समीकरण लिखते हैं, ln वाला क्या था, ln के बराबर ln a माइनस EA/R के बराबर आया था। अब देखो EA/R आपके EA/RT इसके बराबर आया था। अब आपसे ग्राफ किस के बारे में पूछ रहा है, ln के और 1/T। तो दोनों के समीकरण को किस तरह से अरेंज कर दो, ln के बराबर माइनस का EA/RT प्लस ln A। तो देखो इसकी तुलना किससे कर दो, इस समीकरण की आप y बराबर mx प्लस c से। तो देखो ये तो निर्देशांक हो गए जिनके मध्य ग्राफ खींच रहे हो आप, ln के और 1/टाइम, इस टाइम को आप इस तरीके से अलग से लिख लो 1/t। तो ये क्या हो गया, आपके दो निर्देशांक जिनके मध्य आप ग्राफ खींच रहे हो। तो आपका ग्राफ का ढाल क्या आ गया, माइनस का EA/R, अर्थात ऋणात्मक ढाल आ रहा है, और ये क्या आ गया आपका अंतःखंड आ गया। तो ढाल क्या आ गया आपका, ढाल या tan थीटा क्या आ गया ग्राफ का, e माइनस का EA/R, और अंतःखंड क्या है यहाँ पे ln A के बराबर। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा भाई, अंतःखंड आया तो मूल बिंदु से तो शुरू नहीं होगा। अब ग्राफ ऋणात्मक ढाल है तो ग्राफ क्या जाएगा भाई आपका ऋणात्मक ढाल की। तो ग्राफ किस तरह से आएगा भाई आपका, इस तरह से आएगा। तो ये क्या हो गया इसका अंतःखंड, ये किसके बराबर है, ln A के बराबर, ln A के बराबर। ये क्या है भाई ग्राफ का अंतःखंड, और ढाल क्या हो जाएगा ग्राफ का माइनस का EA/R। तो ये तो बात होगी भाई आप जब ग्राफ किसके बीच में खींच रहे हो, माइनस ln A और 1/t के। सबसे पहले क्या करो आप, वो समीकरण लिखो जिसके मध्य ये आ रहे हैं, फिर उस समीकरण को सही अरेंज कर लो और उसकी तुलना किससे कर दो, सरल रेखा समीकरण से। तो जो n के बराबर है वो ढाल हो जाएगा, c के बराबर है वो क्या हो जाएगा अंतःखंड। जिस ग्राफ में अंतःखंड होता है वो मूल बिंदु से शुरू नहीं होकर या तो ऊपर से शुरू होता है या दूसरे तरह से। तो इस ग्राफ का ढाल क्या है भाई आपका ऋणात्मक ढाल है। ऋणात्मक ढाल होने के कारण ये ग्राफ कैसा हो जाता है, इस तरह से आता है। अब मैं आपको बताता हूँ log के और अपॉन t में, इसको जल्दी से नोट करो। देखो आपको दूसरा ग्राफ किसके बीच में खींच रहे हो, कह रहा है ऐसा ही ग्राफ आएगा, बस ढाल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा और कुछ नहीं। ग्राफ खींच रहा है आपको log के और 1/t के मध्य। तो यहाँ पे जो समीकरण आई थी आपकी log के वाली वो रख दो, लिख दो, उसकी तुलना किससे कर दो आप, सरल रेखा समीकरण से। तो देखो log
के बराबर क्या आया था, log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। इसको लिख दो, log के बराबर माइनस का EA अपॉन 2.30 R इंटू 1/t प्लस log a। इसकी तुलना किससे कर दो, वही y बराबर mx प्लस c से। तो वो दो निर्देशांक आ गए आपके समीकरण में, किस किस के बीच में ग्राफ है भाई, y और x। तो log k और 1/t में आपका ढाल m क्या आ गया, यहाँ पे ढाल क्या जाएगा, माइनस का EA अपॉन 2.303 R और c का मान क्या आ गया आपका log a। ग्राफ ऐसा ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंतःखंड किसके बराबर है, ये log a के बराबर, और ढाल क्या हो जाएगा, माइनस का EA अपॉन 2.303 R। तो इस तरह से आप समीकरण लिखो, उसकी तुलना सरल रेखा समीकरण से करो, फिर ढाल निकाल लो, इस तरह से ग्राफ। तो log k और log 1/t के मध्य भी ग्राफ आएगा, बस ये 2.303 से नीचे गुणा जाएगा, सेम टू सेम वही ग्राफ हो जाएगा। इस तरह से आपने किसी अभिक्रिया पर ताप के प्रभाव को पढ़ लिया है। यहाँ पे मैक्सवेल वोल्टेज मान का जो ऊर्जा वितरण आरेख है वो इंपॉर्टेंट है, और एक आरेखीय समीकरण इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे एग्जाम में सीधा डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, जो अपन अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में करीब करीब आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास बच्चों यहाँ तक की होगी। कोई आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज अपन ने पढ़ लिया अभिकार को उनके वेग पर तापमान का प्रभाव। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन उत्प्रेरक का प्रभाव और टक्कर सिद्धांत। थैंक यू।